ठीक है। Okay, I'm going to start now. They are wasting our time, I think. It's been an hour now. Okay, as I told you that this is the orientation of your course, Classics in Drama. Before discussing the term classics or classicism, I want you to tell you what is literature. First of all, I want to define you the term literature. Generally, it is a piece of writing that is produced in specific era, place, subject and language. लिटरेचर के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए कि लिटरेचर क्या है, तो ये कितनी वास्ट टर्म है कि आप इसको बहुत कम वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए आप इस लेवल पे पहुंचे. अगर आप लिटरेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके पास है कोई इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन? तो लिटरेचर को हम जी a body of written works, a body of written work, but that is not complete in itself. A body of written work को हम नॉन फिक्शन को, या हम बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स भी हैं जिनको हम लिटरेचर का पार्ट नहीं कहते. लिटरेचर बेसिकली इसकी फोर डायमेंशंस हैं, 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम एड्रेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग और अ बॉडी ऑफ राइटिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक एरा, place, subject and language. When we discuss all these 4 dimensions, then we are able to locate different subjects, different themes जो लिटरेचर में एड्रेस किए गए हों या उन पे बात की गई हो, उनको डिस्कस किया गया हो. अब जो एरा है वो बेसिकली एक टाइम फ्रेम को कवर करता है. जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं, जब हम रोमन्स की बात करते हैं, जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, तो उनके जो काम है, जो लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन है, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन जो है ना, हम उसको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखते हैं. शेक्सपियर का काम है वो 15वीं सेंचुरी का है, 16वीं सेंचुरी का है, और 15वीं सेंचुरी को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें उस टाइम के बारे में बताता है कि एलिजाबेथन एज कैसी थी, उनके सोशल पॉलिटिकल नॉर्म्स क्या थे, लोग कैसे रहते थे, उनकी मेंटालिटी क्या थी. तो उस राइटिंग, उस लिटरेचर से हमें उस वक्त का 15वीं सेंचुरी का पता चलता है. ठीक है, वो लिटरेचर उस टाइम को रिफ्लेक्ट करता है, उस एरा को रिफ्लेक्ट करता है. सेकेंडली, प्लेस. अब प्लेस में आप देखें कि अगर लिटरेचर को हम अब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, अगर हम शेक्सपियर की बात करते हैं, तो इंग्लैंड उस कंट्री के बारे में बताता है कि यहाँ के लोग कैसे थे, 15वीं सेंचुरी कैसी थी, उस टाइम का, उस कंट्री का, उनकी डिफरेंट नॉर्म्स क्या थी, उनकी सोशल वैल्यूज क्या थी, उनकी पॉलिटिक्स क्या थी. ठीक है, तो वो उस कंट्री को भी बताता है. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट्स मीन टॉपिक और द थीम्स, जो उनकी कन्वेंशंस क्या थी उसके अकॉर्डिंगली है. जैसे अगर हम आज के दौर की बात करें, आज के दौर में अगर लिटरेचर लिखा जाएगा तो उसका जो टाइम है वो 21st सेंचुरी होगा. उसकी प्लेस जिस जगह पे वो लिटरेचर लिखा जाए, इफ अगर हम कहें कि वो लिटरेचर पाकिस्तान में लिखा गया या ऐसे या अफ्रीका में लिखा गया, तो उसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट होंगे, अफ्रीका के डिफरेंट होंगे, क्योंकि कंट्री डिफरेंट है. अब उसमें यूनिवर्सैलिटी क्या आएगी या उसमें कॉमन ट्रेड्स क्या आएगा? जैसे अभी हमारा यहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा है, दैट इज अबाउट कोविड-19. ठीक है, एक डिजीज के बारे में बात करता है, कोविड-19 के बारे में बात करता है. तो पाकिस्तान के कोविड-19 से रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, यहाँ के लोगों की सफरिंग्स डिफरेंट है, इकोनॉमी हमारी कितनी इससे अफेक्ट हुई है, हमारी सोशल वैल्यूज कितनी अफेक्ट हुई है, हमारी एकेडमिक्स कितनी अफेक्ट हुई है. और हम जब इस
जब सेम सिनेरियो को हम अफ्रीका में देखेंगे तो वहां पे कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। अब सेम सब्जेक्ट है, कोविड-19 सब्जेक्ट सेम है, डिजीज की बात कर रहा है, बट अफ्रीका में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इफेक्ट्स डिफरेंट है, बट इन पाकिस्तान डिफरेंट है, दुबई में डिफरेंट है, सऊदीया में डिफरेंट है, ठीक है। डेथ रेट वहाँ का डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है, यहाँ पे लोगों में कितना इम्यूनिटी सिस्टम है और लोग किस तरह से इसे फाइट कर रहे हैं, बहुत। इटली में इसका डिफरेंट है, इटली में आपको पता है कितनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। तो सब्जेक्ट सेम है बट उसके इफेक्ट्स कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है। इसी तरह लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंट्री के अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, अपने वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। एक ही वर्ड है, उसका मीनिंग इंग्लिश में डिफरेंट है, उर्दू में डिफरेंट है, किसी और लैंग्वेज में डिफरेंट है। और लैंग्वेजेस जो है कुछ नेशनल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ हमारे रीजनल डायलेक्ट्स हैं जो एक कंट्री में, जैसे सराइकी है, पश्तो है, सिंधी है, तो ये हमारे डायलेक्ट्स हैं ना। तो हमारी जो मकामी लैंग्वेज है उसमें भी लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, सिंधी लैंग्वेज में भी लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, सराइकी में भी लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है और होता है पर्शियन लैंग्वेज में। तो फिर उसकी ट्रांसलेशंस होती हैं। तो लिटरेचर जो है ना, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको हमने इन 4 बेसिक पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की और उसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? नो मैम। ओके, now see a proper definition of literature. Literature commonly refers to the work of the creative imaginations, including poetry, drama, fiction, non-fiction, and in some instances journalism and songs. Literature ग्रीक्स के ज़माने से स्टार्ट हुआ, और जो ग्रीक्स का लिटरेचर है ना, वो बेसिकली रिलीजियस लिटरेचर था। उस टाइम रिलीजियस इन अ सेंस के जो वहाँ के प्रीस्ट थे, वो जो प्रीच करते थे, लोगों को मोरालिटी सिखाते थे और गॉड को प्रेज करते थे, जैसे आज हम पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। तो लिटरेचर का आगाज ऐसे हुआ था, और जो स्टार्ट का लिटरेचर था वो ओरल लिटरेचर था। जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हुआ है, जैसे स्टोरीज की फॉर्म में, रिलीजन की फॉर्म में। जैसे हमारी नानी दादियाँ बैठ के कहानी सुनाती हैं और वो हम बचपन से सुनते सुनते जब बड़े होते हैं फिर हम अपने बच्चों को सुना रहे होते हैं। तो पहले लिटरेचर का जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, वो ओरल थी। उसके बाद लिटरेचर में वेरिएशंस आई, जैसे गॉड को प्रेज करते करते ग्रीक्स ने देखा कि जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके किंग्स हैं, वो उनको भी गॉड का दर्जा देना शुरू हो गए। अगर आपने इडिपस पहले पढ़ा हो या उसकी स्टोरी के, तो उनकी जो भी मुश्किलात उनके सब्जेक्ट्स की आती थी, रियाया की आती थी, वो अपने किंग्स के पास जाते थे और वो उनको एक गॉड का मैसेंजर समझते थे, और वो ये कहते थे कि गॉड ने अपनी जो पावर है वो किंग्स को ट्रांसफॉर्म किया और वही हमारी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। तो उसमें फिर इनोवेशन आई, उसमें क्रिएटिविटी आई। उन्होंने गॉड की प्रेज के साथ साथ उन्होंने अपने किंग्स को भी प्रेज करना शुरू कर दिया, उनकी ब्रेवरी को प्रेज करना शुरू कर दिया, उनकी सिंपैथी को प्रेज करना शुरू कर दिया। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, लिटरेचर कॉमनली रेफर्स टू द वर्क ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशंस, उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस में जो क्रिएटिविटी की थ्रू पोइट्री हो, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये सब जॉनरा है, काइंड ऑफ लिटरेचर है। जॉनरा मीन्स उसके पार्ट्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं फर्दर लिटरेचर की। तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पहले पोइटिक फॉर्म में की, गॉड को प्रेज कर रहे हैं, देन दे स्टार्टेड प्रेजिंग देयर किंग्स और द लेजेंड्स और द लीडर्स कि जो उनको हेल्प आउट करते थे या उनके लिए एक रोल मॉडल थे। फिर इसी तरह से ग्रीक्स के बाद जब एलिज़ाबेथन टाइम आया, शेक्सपियर का टाइम आया, तो शेक्सपियर ने पोइट्री को चेंज कर दिया और पोइट्री से ज़्यादा ड्रामा पे काम हुआ। उन्होंने वो चीज़ जो लिरिक्स में थी या सॉन्ग फॉर्म में थी उसको डायलॉग फॉर्म में कर दिया, ठीक है। शेक्सपियर ने फिर ड्रामा को
उस पे काम किया, ड्रामा की जॉनरा पे काम किया, और ड्रामा पे उसने डायलॉग्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखे और डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, कॉमेडी में किया, ट्रेजेडी में किया, हिस्ट्री प्लेस पे किया। तो उसने ड्रामा पे काम किया है। उसके बाद फिर हमारे पास फिक्शन, नॉवल का एक टाइम आया, उसमें नॉवल प्रोड्यूस होना शुरू हुए, लेंथ बढ़ना शुरू हो गई लिटरेचर की। ड्रामा भी एक एपिसोडिक होता है, तो उन्होंने एक नॉवल फॉर्म में उसको मजीद लेंथी कर दिया। देन नॉन फिक्शन और जर्नलिज्म और सॉन्ग्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। जर्नलिज्म क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो बेसिकली हमारे जो करंट अफेक्ट हैं, जो पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं, जो हमारी ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें चेंजेस लेके आते हैं, तो जर्नलिज्म को भी इन्होंने लिटरेचर का पार्ट बना लिया। एंड सॉन्ग्स शेक्सपियर के टाइम में सॉन्ग्स वर द पार्ट ऑफ ड्रामा। उसके बहुत सारे ड्रामास में सॉन्ग्स भी हैं। उनका क्या अफेक्ट है, लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, जैसे सॉन्ग्स हमारी मैरिजेस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी शादी जो है बगैर गानों के नहीं होती, और ये भी एक लिटरेचर है, एक आर्ट, कल्चर आपकी आइडेंटिटी को शो करता है। इसलिए इन सब को इंक्लूड किया गया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लिटरेचर। क्लियर? Okay. So, classics in drama. Classics is an outstanding example of particular style. अब यहाँ पे मैं आपको क्लासिसिज्म डिफाइन करूंगी, ठीक है? क्लासिक्स क्या है? जब हम कहते हैं कि ये सॉन्ग क्लासिक है या ये वर्क क्लासिक है, इट मीन्स ये वर्क जो है ये एवरग्रीन है, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है एक पर्टिकुलर स्टाइल की, जिसको सब नेक्स्ट फॉलो करते हैं, ठीक है? समथिंग ऑफ लास्टिंग वर्थ और विद अ टाइमलेस क्वालिटी। उसकी वर्थ जो है वो, जैसे मैंने कहा, एवरग्रीन है, लास्टिंग वर्थ है, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, ठीक है? उसकी टाइमलेस क्वालिटी है कि उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई गैप नहीं है कि बाद में जाके वो आउटडेटेड हो जाए या एक्सपायर्ड हो जाए, ठीक है? क्लासिक्स मीन्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, क्लास और रैंक। इसको क्वालिटी, इसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली इसको हाईएस्ट कंसिडर किया जाता है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये अपने दौर में तो ये आउट क्लास है ही, ठीक है? अपने दौर में इसको हाई स्टेटस मिला हुआ है, बट एक एक पीरियड ऑफ टाइम, 50 सालों तक, 100 सालों तक, या एक टाइमलेस वर्थ उसकी है, जो बाद में 21st सेंचुरी में भी क्यों शेक्सपियर को पढ़ा जा रहा है या ग्रीक्स को पढ़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अ पीरियड ऑफ टाइम तो उनको ऑब्जर्व किया गया है, बट अभी भी उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। लोग अभी भी उसको पढ़ते हैं क्योंकि उसमें यूनिवर्सैलिटी है, लोग रिलेट करते हैं जैसे वो आज के दौर की बात है। समथिंग दैट एग्जाम्प्लीफाइज इट्स क्लास, अपनी क्लास के लिए वो एग्जाम्पल सेट करता है, and masterpiece of its kind, notable for the excellence and enduring quality if its writer works. नोटेबल है, इसकी क्वालिटी एक्सीलेंट है। अभी जो हम क्लासिक्स इन ड्रामा मीन्स जो हम ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं ना, वो सब एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्प्लीफाइड और एक्सीलेंस वर्क है अपने अपने टाइम का। जैसे हम स्टार्ट करेंगे इडिपस रेक्स से, और इडिपस रेक्स जो है वो एक प्ले है ग्रीक्स का, दैट इज रिटन बाय सोफोक्लीस, और वो एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है अपने पर्टिकुलर स्टाइल की, जिसकी इंटरप्रिटेशन आप 21st सेंचुरी में भी ऐसे कर सकते हैं। यू विल फाइंड मैनी इडिपस अराउंड योरसेल्फ, ठीक है? आपको इडिपस के लिए लाजमी नहीं ग्रीक्स में जाना पड़े, आप आज के टाइम में भी इडिपस देख सकते हैं। ओके, नाउ drama. The word drama or the term drama is derived from a Greek word which means actions. The older meaning of drama refers
the definite type of fiction that is meant for stage performance. ड्रामा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स एक्शन. पोइट्री में कोई एक्शन नहीं है. पोइट्री है, पोइट्री जो है दैट इज अ सॉन्ग. उसको एक सॉन्ग, एक राइमिंग कॉम्पोजिशन कहा जाता है, ठीक है, जो एक सब्जेक्ट पे है. बट ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स एन एक्शन. The older meaning of drama refers the definite type of fiction that is meant for stage performance. और ग्रीक में जो ड्रामा है ना, that is meant for the stage performance. वो ड्रामा नहीं है जो आज के दौर में टीवी पे चल रहा होता है. वहाँ पे उस टाइम इवन इन शेक्सपियर टाइम, एलिज़ाबेथन टाइम में भी वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंसेस होती थी. और ड्रामा का मतलब वही परफॉर्मेंस है, आप उसको एक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है. जैसे फिक्शन है, नॉवेल आप स्टडी करते हैं, तो उस टाइम ड्रामा की जो थी वो स्टार्ट में साइलेंट परफॉर्मेंस थी. उसमें डायलॉग्स नहीं होते थे, वो एक्शंस के थ्रू ड्रामा परफॉर्म किया जाता था. सो ड्रामा इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज आर्टिस्टिकली प्रेजेंटेड विद डायलॉग्स. फिर उसमें एडिशन हुई डायलॉग्स की, और डायलॉग्स ही एक्शन बेस्ड डायलॉग ही ड्रामा को रिप्रेजेंट करते थे. अ ड्रामा इज अट्रैक्टिव, impactful and real as it presents character along with the natural and credible aspects. तो ये क्यों अट्रैक्टिव, इम्पैक्टफुल और रियल लगता है? क्योंकि ये परफॉर्म होता है, और परफॉर्मेंस जो है वो इतनी नेचुरल और इतनी क्रेडिबल एस्पेक्ट्स जो है कैरेक्टर के उसको रिफ्लेक्ट करती है. Drama provides a live setting where the characters are real and demonstrates the story in a natural way. ड्रामा प्रोवाइड करता है सेटिंग को, और सेटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं. कॉन्टेक्स्ट आता है, परफॉर्मेंस आती है, कॉस्ट्यूम्स आते हैं. तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स को रियल बनाती हैं और उस स्टोरी को एक नेचुरल वे में परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती हैं. आपको समझ आ रही है? जी मैम आ रही है. कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हो आप पूछ सकते हैं. Okay. This is the course outline. First of all, we will study Oedipus Rex by Sophocles, then Dr. Faustus by Christopher Marlowe, and third play is Macbeth by Shakespeare, and fourth one is also a comedy by Shakespeare, that is Twelfth Night. Next one is Doll's House, that is written by Ibsen, and last one is Pygmalion, that is written by George Bernard Shaw. So here are some directions to read classics in drama. क्या पढ़ेंगे हम, ड्रामा को किस तरह से एनालाइज करेंगे? तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लॉट को डिस्कस करेंगे, मीन्स द स्टोरी आउटलाइन, एंड देन द थीम्स मीन्स द सब्जेक्ट, कि राइटर का इसमें क्या पॉइंट है, क्या सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उसने ड्रामा लिखा है. ट्रेजेडी को स्टडी करेंगे. ट्रेजेडी की मैं आपको एक डिटेल्ड लेक्चर दूंगी, उसकी डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स के ऊपर. ट्रेजिक हीरो जो आपका प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ड्रामा, उसको डिस्कस करेंगे विद ऑल द मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स, ठीक है. एंड इम्पोर्टेंट टेक्सचुअल लाइंस, हम टेक्स्ट को इसमें स्टडी करेंगे. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जिसके कुछ डायरेक्शंस हैं जिस पे हम एक ड्रामा को स्टडी करने वाले हैं. ओके, इसमें ट्रेजेडी को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं कि ट्रेजेडीज को हम जब पढ़ेंगे तो ट्रेजेडीज क्या है. बेसिकली ट्रेजेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, and in tragedy a series of actions are developed with a noticeable magnitude. ट्रेजेडी जो है एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है, ये एक सिंपल ड्रामा नहीं है. ट्रेजेडी मीन्स एक बहुत इंटेंस प्ले जिसमें डेथ और सफरिंग्स की बात हो. सो एक सीरीज ऑफ एक्शन होगा जो उसको उस पॉइंट पे लेके जाएगा जहां पे वो ट्रेजिक एक्शन अकर होगा. A series of action are developed with a noticeable magnitude. Magnitude की बात करेगा. Magnitude means a proper length
with a proper beginning, middle and end. उसकी जो beginning है ड्रामा की, वो आपको एक ऐसे पीक पॉइंट की तरफ लेके जाएगी जो बहुत डिजास्टर्स है और जहाँ पे डेथ और सफरिंग्स है. The protagonist carries a tragic flaw or an ordinary human flaw. Tragic flaw means कि एक जो protagonist है वो गुड है, कंसिस्टेंट है, बट उसके अंदर एक ऐसा माइनर ट्रेजिक फ्लॉ है, माइनर सा उसकी अंदर एक फ्लॉ है जो उसकी ट्रेजेडी का बायस बनेगा, जिसको हमार्शिया और ट्रेजिक फ्लॉ का नाम दिया गया. इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी जब हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम इसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे. For example, the character shows the arrogance or pride or jealousy or ambition and it ends with an unavoidable downfall. तो इसमें कुछ examples हैं tragic flaw की, हमार्शिया की, कि प्रोटैगनिस्ट में एरोगेंस होगा, प्राइड होगा, जेलसी और एम्बिशन, इस तरह का एक ट्रेजिक फ्लॉ होगा जो उसकी डेथ या सफरिंग्स का बायस बनेगा. एंड इट एंड्स विद एन अनअवॉइडेबल डाउनफॉल, कि वो उस डाउनफॉल से, वो इस डेथ से, सफरिंग से वो एस्केप नहीं कर सकता. एंड हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक Oedipus Rex, Dr. Faustus, Macbeth, and even all the tragic plays which we are going to study, they're all having a tragic flaw जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है. Any question? No, ma'am. कोई पॉइंट ऐसा जो आपको क्लियर ना हुआ हो अभी तक? No, ma'am. Okay, now tragic comedy. It is also a form of drama that blends aspect of both tragic and comic form. Tragic comedy means कि ट्रेजेडी का जो एंड है वो डेथ और सफरिंग से होगा, और ट्रेजिक कॉमेडी का जो एंड है वो हैप्पी एंडिंग होगी ड्रामा की. ठीक है, तो कॉमिक फॉर्म्स मींस उसमें सैड भी तो हो सकती है जी. सैड नहीं हो सकती, मतलब ये कंपल्सरी है कि हैप्पीनेस होगी? ट्रेजेडी नहीं, सैड नहीं हो सकती. सैड होगी ट्रेजेडी में और ट्रेजिक कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होगी. ठीक है, कॉमेडी की डेफिनेशन जो अरिस्टोटल ने दी है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट ट्रेजिक कॉमेडी और कॉमेडी और ट्रेजेडी, इन दोनों का डिफरेंस ये है, ट्रेजेडी और कॉमेडी का, कि ट्रेजेडी में डेथ और डिजास्ट्रस एंडिंग है और इन कॉमेडी हैप्पी एंडिंग है. इसमें सॉन्ग्स होंगे, इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको हंसाएं, या एक साई ऑफ रिलीफ होगा और आप इंजॉय करेंगे. इसमें आप टेंस फील नहीं करेंगे. इसकी टोन, इसकी लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेजेडी. ठीक है, बहुत लाइटर नोट पे लिखी जाएगी और बहुत एक प्लेजरेबल एहसास होगा उसमें आपको. यू फील प्लेजर इन while reading comedies. ठीक है, the term can describe either a tragic play which contain enough comic elements to lighten the overall mood or a serious play with a happy ending. तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कॉमिक एलिमेंट होंगे, और दे क्रिएट लाफ्टर और दे क्रिएट अ साई ऑफ रिलीफ, एंड ओवरऑल मूड ऑफ कॉमेडी इज वेरी लाइटर, वेरी इंजॉयबल. ठीक है, आप उसको इंजॉय करेंगे. एग्जाम्पल पिग्मैलियन एंड ट्वेल्थ नाइट, ये दो जो हैं ये ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, और आप इसको कॉमेडी बुला सकते हैं. ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक बेसिकली ना एक एक्शन है, और कॉमेडी में वो एक्शन जो है वही एक्शन, लाइक ट्रेजेडी में जो आप कह रहे हैं कि प्राइड है, एम्बिशन है और वो उसका डाउनफॉल होगा, तो वही चीज़ों को रिडिक्यूल किया है एक मिस्चीवियस वे में. उन्हीं चीज़ों को शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडी में बताया कि वहाँ पे एक प्राइड जो थी वो इतना बड़ा मसला थी कि उसकी वजह से हीरो की डाउनफॉल होगी, उसकी डेथ होगी और डिजास्टर्स एंड होगा. बट इन कॉमेडी अगर वही प्राइड है या वही बैनिशमेंट है या वही वॉर का एलिमेंट है, तो वो वॉर भी जो है ना वो इतनी रिडिकुलस वे में पेश की जाएगी आपके सामने कि आप कहेंगे ये वॉर जो है ये बहुत एक इंजॉयबल थिंग है मे बी.
तो आप उसी चीज को रिडिक्यूल करें, उसी सीरियस एक्शन को आप यहाँ पे एक बहुत मजाक के एलिमेंट में पेश करेंगे। जैसे आप ये कहें कि हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स में बड़ा कोई सीरियस एक सिचुएशन चल रही है, लेकिन उसी सिचुएशन को जब एक प्ले या एक क्या कहें उसको, ये जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें उस सिचुएशन को या उस डायलॉग को बहुत लाइटर वे में पेश किया जाता है, उनको किस तरह से कैरिकेचर फॉर्म में पेश किया जाता है। तो वो जो है ना, उनका पेश करना, उनकी कॉपी बनाना, उनकी नकलें उतारना, तो आप उस पे हंसते हैं फिर। तो ये एक कॉमेडी का एलिमेंट है और ट्रेजेडी जो है वो रियल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। ओके, प्लॉट। जैसे हम प्लॉट को डिस्कस करेंगे, हर हर स्टोरी आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, हर ड्रामा की। प्लॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। प्लॉट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एक्शंस है, कि एक्शन किस तरह से हुआ, उसका सीक्वेंस क्या है। तो जो अरेंजमेंट ऑफ एक्शंस और अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स है, उसकी प्रॉपर बिगिनिंग है, प्रॉपर मिडल है एंड देन एंड। तो ये सब अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एक प्लॉट को डिफाइन करता है। प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ट्रेजेडी, ये अरिस्टोटल ने कहा है। एंड प्लॉट इज अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजेडी, कि उस ट्रेजेडी का एक मकसद है, वो उस प्लॉट में डिफाइंड है। प्लॉट कंप्राइजेज एक्सपोजिशन, a rising action as well as a falling action. Rising action means कि वो जो रियल एक्शन है, ट्रेजिक एक्शन है, उसकी तरफ लेके जाएंगे, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एंड देन उससे डाउनफॉल होगा प्रोटैगनिस्ट का। देन क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन। क्लाइमेक्स मीन कि उसकी रियलाइजेशन होगी कि ये किस वजह से उसको ये इतनी सफरिंग्स आई हैं, ये इतनी पनिशमेंट किस वजह से आ गई है। एंड देन रेजोल्यूशन और एंड उसका होगा प्ले का, जिसमें उस प्राइड या उस सफरिंग्स को रिजॉल्व किया जाएगा, उसको जस्टिफाई किया जाएगा। आफ्टर द एक्सपोजिशन द मेन कॉन्फ्लिक्ट कम्स एंड फाइनली द रेजोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स अ कंक्लूजन। एक्सपोजिशन मीन्स कि आप ऑडियंस एक्सपोज करेंगे, अच्छा इस प्ले में या इस ट्रेजेडी में प्रोटैगनिस्ट के साथ उसकी क्या हेमार्शिया है, उसका क्या ट्रेजिक फ्लॉ है, और जिसकी वजह से वो मेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, जो उसको उसकी डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। एंड रेजोल्यूशन जो है वो उसका मेन कंक्लूजन होगा, जो उसके इस एलिमेंट को या उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। तो प्लॉट बेसिकली वो एक्शन है जो प्रोटैगनिस्ट से रिलेटेड है, और प्रोटैगनिस्ट की जो स्टोरी है उसमें जो उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको उसकी डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। तो प्लॉट बेसिकली एक वन मैन स्टोरी है। क्लियर? जी। थीम्स, द आइडिया दैट recurs in और प्रिवेट्स अ वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स है, जैसे सेंट्रल टॉपिक और सब्जेक्ट और मैसेज विद इन अ नैरेटिव दैट प्रिवेट्स पेनिट्रेट्स इन द वर्क। उस पूरे वर्क में आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, लाइक थीम ऑफ जेलसी है, थीम ऑफ रियलिटी है, थीम ऑफ लव है, ठीक है, थीम ऑफ वॉर है। तो थ्रू आउट प्ले एक आइडिया, एक ऐसा सब्जेक्ट जो पेनिट्रेट करता है पूरी स्टोरी में, वो उसका सब्जेक्ट है राइटर का, जिसके ऊपर वो स्टोरी फैब्रिकेट करता है। एग्जाम्पल, प्राइड, सफरिंग्स, डेथ, ऑनेस्टी, ये एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर राइटर बात करता है, तो वो थीम्स होते हैं, थीम्स ऑफ द प्ले होते हैं, ठीक है। ये आपकी कोर्स ओरिएंटेशन है, और मैं इसकी फिर रिकॉर्डिंग का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप अपने फेलोज के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चले, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके मैम, अल्लाह हाफिज।